नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबका नंबर आएगा, इन 3 शब्दों में मौजूदा राजनीति की पूरी रार, पूरी तकरार, सियासी सभ्यता का संस्कार, वार प्रहार और अधिकार रचा बसा है। इन 3 शब्दों में सवाल भी है कि क्या सबका नंबर आएगा, मतलब यह कि क्या सबके फोन टैप किए गए, या फिर आरोपों की फहरिस्त में सबका नंबर आएगा, या फिर यह कि आरोप लगाने वालों को जवाब दिया जाएगा और सबका नंबर आएगा। नंबर राजनीति की धुरी हो चुका है और इसी धुरी पर लोकतंत्र के मंदिर में शोर का संसार बसा हुआ है। आज भी संसद नहीं चल सकी, इसी बात पर हंगामा हुआ कि क्या सबका नंबर आएगा। संसद की दीवारों को ऐसा शोर सुनने की आदत है, ऐसी नारेबाजी सुनने की आदत है, ऐसा हंगामा देखने की आदत है। पेगासस जासूसी विवाद पर आरोपों की ऐसी बिजलियां चमकी कि लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सब ठप हो गया। फ्लोर पर हाउस में बहस करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विपक्ष के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न कृषि कानून, न कोरोना, न रोजगार, जासूसी विवाद पर हंगामा ऐसा बरपा कि 4 मिनट में ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्पीकर चुप कराते रहे, विपक्ष शोर मचाता रहा। शिवसेना सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की है। ये पूरा मामला जो आता है ये देश के अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। सोची समझी चाल है और ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के एक दिन पहले इस प्रकार का पार्लियामेंट सेशन जिस दिन शुरू हुआ उस दिन ये सारा मामला आना बड़ा स्पष्ट दिखता है कि देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि देश तरक्की की ओर बढ़े, और जो विधायक जो बिल्स सरकार लाना चाहती थी देश हित में उसमें रुकावट हो, परंतु ये एक्सपोज होंगे। गांधी प्रतिमा के सामने टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जासूसी विवाद को लेकर जब सुबह प्रदर्शन किया तो संसद की रूपरेखा तैयार हो गई। साफ हो गया कि संसद में आज फिर हंगामा होने वाला है। हंगामे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर डाली और सरकार पर जासूसी तंत्र चलाने का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट होता है ओथ ऑफ ऑफिस के खिलाफ तो अमित शाह जी को चाहता है कि अमित शाह जी रिजर्वेशन दे, सदन में चर्चा हो और कम से कम एक जुडिशियल प्रूफ। दिस इज अ रियली सीरियस मैटर और हमारे मंत्री जी कहते हैं कि देश को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, देश को बदनाम नहीं किया जा रहा। मंत्री जी, आप की सरकार के कारनामों की वजह से सरकार बदनाम हो रही है, देश को बदनाम नहीं किया जा रहा। आपकी असलियत सामने आ रही है। संसद में पहले दिन हंगामे के बाद आज सुबह बीजेपी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में खुद पीएम मोदी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस बार बार असत्य बोल रही है, लेकिन हमें हर बार सत्य बोलना है। कांग्रेस कई राज्यों में इसी वजह से खत्म हो गई है। कांग्रेस लगातार अपनी हार पचा ही नहीं पा रही है। असम, पश्चिम बंगाल में हार के बावजूद कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा नहीं पा रही है। कांग्रेस को जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर हंगामे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया। वही साफ किया कि जासूसी विवाद का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इफ दे वांट टू रेज through a proper procedure, through a proper rule, let them raise.
मुद्दे बदल जाते हैं लेकिन नहीं बदलता संसद में हंगामे का ये चेहरा। कार्यवाही स्थगित होना लोकतंत्र के इस मंदिर की नियति बन गई है। इस बार जासूसी विवाद ने जगह ली है और कांग्रेस के तेवर देखते हुए लग नहीं रहा कि संसद जल्द शांत होने वाली है। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा और कमलजीत के साथ आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। प्रश्न संख्या 21। विपक्ष संसद से सड़क तक कोहराम मचाते हुए पूछ रहा है कि क्या सबका नंबर आएगा। विपक्ष ने मानो ठान लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आकर इस बात का जवाब नहीं देते कि फोन टैपिंग सरकार ने कराई या नहीं, तब तक हंगामा शांत नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो लगातार कह रही है कि आरोपों की राजनीति करने वाले मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सबका नंबर आएगा। The House is adjourned to meet at 12 o'clock because some people have decided not to allow the House. देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको बचा नहीं पा रहे। इसके पीछे का षड्यंत्र समझना है। संसद में जासूसी पर हंगामा हुआ। Because some people have decided not to allow the House. सनसनीखेज इल्जामों की बौछार हुई। फोन टैपिंग पर विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार से लेकर बीजेपी ने सफाई दी। लेकिन बावजूद इसके जब सदन में हंगामा शांत नहीं हुआ तो बीजेपी ने विपक्ष के हमलों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहला प्रहार हुआ खुद पीएम मोदी की ओर से। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कांग्रेस को सिर्फ आरोपों की राजनीति करने वाली पार्टी बता दिया। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन आयोटा ऑफ लिंक इज देयर इन दैट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, if they want to raise through a proper procedure, to a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. पेगासस मामले में पीएम मोदी ने विपक्ष पर पलटवार किया तो इसके बाद जासूसी कांड पर जवाब देने के लिए बीजेपी ने क्षेत्रीय छत्रपों को मैदान में उतार दिया। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए आए योगी आदित्यनाथ ने पूरे हंगामे के तार अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जोड़ दिए। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ ही शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस ने भी जासूसी कांड पर जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि देश की छवि खराब करने के लिए तथ्यहीन और झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं। अपनी नकारात्मकता से विपक्ष आज भी बाज नहीं आ रहा है। तथ्यहीन झूठे आरोप लगा लगा करके देश के एक यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करना, भारत की छवि को, अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। कुछ विदेशी ताकतें और यहां कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया। सरकार की तरफ से कोई भी इल्लीगल हैकिंग नहीं हुई है और इसलिए मुझे यह लगता है कि जब सरकार इतने स्पष्ट रूप से कह रही है और मेरे समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलर नाम आते हैं, पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस आते हैं, पर्टिकुलर लीक आती है, ऐसा क्यों होता है? बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे का षड्यंत्र समझना पड़ेगा।
जासूसी को लेकर विपक्ष ने मानसून सत्र के पहले ही दिन से सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। हंगामे को शांत करने के लिए आईटी मंत्री ने जवाब भी दिया और सभी आरोपों को खारिज किया। लेकिन विपक्ष सरकार की सफाई को मानने को तैयार नहीं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। गुनाह करने वाला कभी खुद को गुनहगार नहीं मानता है, तो सरकार भी अपने आप को गुनहगार नहीं मानेगी। और इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई हत्यारा, कोई डकैत, कोई चोर अपने आप को खुद से क्लीन चिट दे। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताए कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज आती है या जो भी उनको जो करना है इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। हंगामे और आरोपों के शोर के बीच सरकार जासूसी की थ्योरी को पूरी तरह से नकार रही है। वहीं विपक्ष निजता के हनन का आरोप लगाकर पीछे हटने को तैयार नहीं। यानी जासूसी के आरोपों पर वार पलटवार का जो सियासी खेल संसद सत्र के साथ शुरू हुआ है वो जल्द थमने वाला नहीं है। अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा और कमलजीत के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। जासूसी कांड के नंबर से चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां पर भी नंबर की ही चर्चा है। खबर है कि महीने के अंत में योगी सरकार मोदी सरकार की तर्ज पर कैबिनेट विस्तार करने जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये कैबिनेट विस्तार यूपी में चुनावी समीकरण को साधने वाला होगा और यह भी जाहिर ही है कि इस कैबिनेट विस्तार में कुछ का नंबर आएगा और कुछ का नंबर कट जाएगा। पहले मोदी की टीम बदली, अब योगी की टीम बदलेगी। पहले केंद्र में मंत्री बदले गए, अब यूपी में मंत्री बदले जाएंगे। पहले केंद्र में जाति के गणित को साधा गया, अब यूपी में भी क्या जाति के गणित को साधा जाएगा? तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनावी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत में योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर योगी आदित्यनाथ फैसला करेंगे। जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उन सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा जिसे साध कर यूपी की जीत की राह आसान हो सके। और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं ये जनता के सामने है, जनता ने उसे स्वीकारा है। पंचायत चुनाव के परिणाम के साथ साथ 2022 के चुनाव परिणाम भी इसी तर्ज पर आएंगे, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें पहला नाम संजय निषाद का है। संजय निषाद के सांसद बेटे प्रवीण निषाद को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिली। तो अब निषाद वोटों को जोड़े रखने के लिए संजय निषाद कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। निषाद समाज के अलावा राजभर समाज पर भी योगी सरकार की नजर है, जिसका पूर्वांचल में काफी दबदबा है। ओम प्रकाश राजभर पहले ही बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में ओपी राजभर की काट के लिए एक और राजभर नेता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उधर मायावती और अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड की काट के लिए योगी कैबिनेट में नया ब्राह्मण चेहरा भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले जितिन प्रसाद की है। कायस्थ समुदाय से बीजेपी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य ओपी श्रीवास्तव का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही एक महिला नेता को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें ज्यादा उम्र होने की वजह से मंत्री पद से हटाने की चर्चा भी है। इन मंत्रियों में मुकुट बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, चंद्रिका प्रसाद और उदयभान सिंह का नाम है। यूपी सरकार के फिलहाल 7 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें भी चुनाव से पहले भरने की तैयारी है।
यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि यहां चर्चा के बाद नए मंत्री के नामों पर मुहर लग सकती है। कुमार अभिषेक और सत्यम मिश्रा के साथ सार्थक श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चलिए, यूपी के बाद बात अब पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में सिद्धू का नंबर तो आ गया, मगर अब किसका नंबर आएगा? सिद्धू अपने सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाने पर जश्न मना रहे हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं, पोस्टर लगवा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह खामोश बैठे हैं। इस खामोशी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि बोलने के लिए कैप्टन का नंबर कब आएगा? पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सिद्धू शहर शहर का दौरा कर रहे हैं। हर शहर में फूल माला के साथ सिद्धू का स्वागत हो रहा है। समर्थक जोरदार नारों से नए कांग्रेस अध्यक्ष का उत्साह बढ़ा रहे हैं और समर्थकों के इसी उत्साह से सिद्धू का जोश आई है। पंजाब के नवा शहर में बारिश के बीच सिद्धू की अगवानी हुई। सिद्धू खटकर कड़ा पहुंचे और शहीद आजम भगत सिंह की स्मारक पर माथा टेका। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली, तब से उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली बदली सी नजर आ रही है। आमतौर पर सिद्धू चुप रहने वालों में से नहीं है, लेकिन अपने दौरे पर वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। सिद्धू अब हर किसी को साथ लेने की कोशिश में है और यही वजह है कि कैप्टन की नाराजगी की खबरों के बीच भी वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धू के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी को एकजुट रखने की नहीं है। खटखट कला में ये सिद्धू के दौरे के विरोध की तस्वीर है, जहां किसान संगठन के लोग सिद्धू के खिलाफ सड़क पर उतर आए। चुनाव से पहले किसानों का आंदोलन पंजाब में बड़ा मुद्दा है और सिद्धू को पार्टी की अंदरूनी खींचतान के साथ इन चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ेगा। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। चलिए, भारतीय राजनीति की दुनिया में मची हलचल के बाद अब बात उस गंदे धंधे की करते हैं जिसमें राज कुंद्रा फंस गए हैं। आरोप लगा है कि राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने वाले बड़े निर्देशक हैं। उनकी बनाई फिल्मों से वो देश विदेश में करोड़ों इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों पैसे बना रहे हैं। कल गिरफ्तारी के बाद कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। अब क्या ही बचा है कुंद्रा के लिए कहने को। कमाई के चक्कर में राज कुंद्रा ने ऐसी कालिख पुताई कि मुंह छुपाई के लिए जगह नहीं बची। कुंद्रा का चरित्र आरोपों की डर्टी पिक्चर का जिंदा इश्तहार बन गया है। पुलिस कहती है कि बेलगाम बेशर्मी के बीच कुंद्रा ने नीली फिल्मों का उद्योग रच लिया था। सारी शराफत हॉटशॉट नाम के ऐप पर अपलोड होती रही। राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉटशॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉटशॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। कहते हैं बुद्धि का मेल अगर काले कारोबार से हो जाए तो पेट के बल पड़ा आदमी भी मुनाफा कूट देता है, घर में टकसाल खुल जाती है। और कुंद्रा के साथ तो यहाँ सब कुछ था। खूबसूरत लड़कियाँ थी, रूपहले पर्दे का ग्लैमर था, माया नगरी की माया थी, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध थी और इन सब से फला फूला था कुंद्रा का नीला धंधा। ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे, जिसमें ये महिला कलाकारों ने अपोज किया था और इन्हीं में से कुछ क्राइम ब्रांच के पास आई थी, जिसकी वजह से ये गुनाह दाखिल हुआ था। अश्लील फिल्मों के जिस केस में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी शुरुआत करीब 5 महीने पहले 4 फरवरी को हुई थी, जब मुंबई के मालवानी थाने में पहुंचकर एक महिला ने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए थे। तब केस दर्ज हुआ था और तभी क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की थी।
आरोपों के मुताबिक कुंद्रा मलाड पश्चिम के बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग कराते थे। कुंद्रा अश्लील वीडियो की डीलिंग करते थे। उनके हॉटशॉट नाम के ऐप पर वीडियो अपलोड होता था। इतना ही नहीं, आरोपों के मुताबिक कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में कुल 5 लोग शामिल थे। ग्रुप में अश्लील फिल्मों के कारोबार पर चर्चा होती थी। मॉडल को लाना, शूटिंग, सेल्स और मॉडल्स की पेमेंट पर बात होती थी। उनके ऑफिस से हमको अग्रीमेंट के पेपर्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ईमेल्स मिले हुए हैं, फिर अकाउंट्स की पूरी शीट्स मिली हुई है, व्हाट्सएप चैट्स मिले हुए हैं, ये सारी चीजें और पोर्नोग्राफिक क्लिप्स भी वहां से बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक कुंद्रा की कंपनी के अकाउंट में विदेशी पैसा है। इसकी जानकारी जुटाने के लिए कुंद्रा का फोन सीज किया गया है। कुंद्रा को पुलिस ने किला कोर्ट में आज पेश किया और कोर्ट ने उनकी कंपनी के आईटी हेड रेयान और कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जाहिर सी बात है कि कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर से सर उठाए हैं। 8 बरस पहले सट्टेबाजी के खेल में वो जेल जाते जाते बचे थे, लेकिन इस बार उनकी आजाद जिंदगी पर नीली फिल्म के आरोपों ने लिख दिया है पैकअप। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना काल के बाद सेक्सटॉर्शन यानी लाइव कॉल पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़े हैं। देश के कई इलाकों में बैठे साइबर ठग इस तरीके का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। लेकिन एमपी के सिंगरौली में एक 10वीं के छात्र के इस मामले में शामिल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक सेक्सटॉर्शन का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर 10वीं का एक छात्र अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। एक पीड़ित युवक की शिकायत के बाद पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो दूसरे मोबाइल को हैक कर देते हैं या गैजेट्स को हैक कर लेते हैं और उनके डेटा जो है उसको एक्सेस करके अपने पास रख लेता है। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन उसने लोड करके डेटा इकट्ठे किए और उनको जो है थ्रेट दे करके, धमकी दे करके उनसे कुछ नगद पैसे और एक पेटीएम में जो उसका दूसरे के नाम से भी जो है फेक बनाया हुआ था। पीड़ित युवक ने थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत में कहा कि पड़ोस में रहने वाला सॉफ्टवेयर का जानकार लड़का अब तक वीडियो को वायरल होने से रोक रहा था, लेकिन अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की तो सच्चाई जानकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दर्जन ऐसे लोग हैं जो इनसे प्रभावित हुए हैं और उनने जो है रिपोर्ट की है, उसकी पड़ताल चल रही है। ये केवल लोगों को थ्रेट करके पैसा लेना और छेड़छाड़ करना लड़कियों से, बस इतना भर सामने आया है। ये लड़का लोगों की जीमेल अकाउंट को हैक कर उनका मोबाइल नंबर निकाल लेता था। फिर ये फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर लोगों से चैट करता था और उनके अश्लील वीडियो बनाता था। इसके बाद ये लोगों को ब्लैकमेल करता था। शिकायत की थी, मोरबा पुलिस जो है लगातार उसके पड़ताल में थी। जो ये लड़का पकड़ा गया है उससे ये बहुत सी चीज़ें बरामद हुई हैं। उसका लैपटॉप और उसके जितने सिस्टम में वो एप्लीकेशंस लोड थी वो सब मिली हैं। पुलिस के मुताबिक ये लड़का अब तक कुल 14 फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना चुका है। इसने खुद को सऊदी अरब का बताकर भारत में प्रतिबंधित टेक्स्ट नाउ ऐप का इस्तेमाल किया था। आज तक ब्यूरो। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद मानसून की बारिश शुरू हुई है। अभी भी दिल्ली के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि हर साल बारिश के लुत्फ पर मुसीबतें, मुश्किलें भारी पड़ जाती हैं। दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर तो लोग घुटने भर पानी के भीतर अपनी जिंदगी बिताने के लिए, गुजारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें देखकर तो आपको यकीन हो ही जाएगा कि दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त है। गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही मुफ्त है। देखिए, मुफ्त वाला पानी, पानी ही पानी। इतना पानी जो ना तो नहाए खत्म हो रहा है और ना ही धोए।
सरकार को शाबाशी दीजिए कि उसकी मेहरबानी से मुफ्त पानी सप्लाई से घर लबालब है, लबालब। दिल्ली में इस मुफ्त पानी का लुत्फ तो ये लोग भी उठाते सरकार, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है, लिहाजा चूल्हा भी जलाना है। घर में तो पानी भरा है, कुछ भूखे बच्चे पानी में ही स्टूल और बेंच पर बैठे हैं रोटी के इंतजार में। कभी ऐसा ही कोई दृश्य देखकर निराला की कविता निकली होगी कि वो तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर। लेकिन करीब घुटने भर तक पानी में खड़े होकर ये महिला किस बेचारगी में रोटी बेल रही है, रोटी पका रही है। इसे देखकर अगर निराला होते तो उनके कलम से स्याही नहीं निकलती, आंसू बहते। ये तस्वीरें दिल्ली के नांगलोई इलाके के जेजे कॉलोनी की है, जहां मुख्य द्वार पर इलाके के पार्षद की तरफ से लिखवाया गया है कि श्री श्री दुर्बलनाथ महाराज द्वार में आपका स्वागत है। यहाँ स्वागत किस तरह से हो रहा है ये भी देख लीजिए। करीब घुटने भर पानी में लोग चल रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, बाइक चल रही है, ऑटो चल रहा है और कार भी चल रही है। पानी में भाई साहब की स्कूटी बंद हो गई, अकेले खींचे जा रहे हैं। एक ऑटो के साइलेंसर में चलते चलते पानी घुस गया, इंजन बंद हो गया तो धक्का देकर उसे वैतरणी पार कराई जा रही है। आलम यह है कि घरों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में पानी भरा हुआ है। जब पानी ही नियति है तो लोग सड़क पर ही कुर्सी डालकर इस मुफ्त पानी के बीच बैठे हुए हैं, इस नारकी जीवन की दास्तान सुना रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, कॉलोनी के अंदर जिनके मकान नीचे हैं उन घरों में पानी भर गया है, गलियों में पानी भर गया है, नाले में पानी भर गया है, नाले भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। और जो हमारे सीवर है, सीवर भी खाली नहीं है, ना सीवर में पानी जा रहा है, ना नाले में पानी जा रहा है, पहले से भरे हुए हैं। ना तो एमसीडी ने कोई सफाई कराई, ना दिल्ली सरकार ने कोई सफाई कराई। कल 3 बजे से पानी दे लो, कल रात के 3 बजे से पानी है घरों में, मकान गिरने का खतरा हो रहा है, जाके देखो आप। और यहाँ 70% लोग आगे, 70% लोग आगे घरों में पानी है, क्योंकि यहाँ गरीब जनता रहते, गरीब आदमी, हम खुद गरीब आदमी है, सबके मकानों में पानी, मेरे खुद के मकान में पानी है। अब चलते हैं राजधानी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में, जहां का ये अंडरपास हल्की सी बरसात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लबालब हो जाता है। सोमवार की दोपहर इसी पुल प्रहलादपुर अंडरपास में डूबकर एक 27 साल के जवान की मौत हो गई। पुल प्रहलादपुर अंडरपास बंद है, पानी इतना भरा है कि इसमें सिर्फ अब नाव ही चल सकती है, कई गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। मैं 8-10 साल से ज्यादा बहुत बुरी समस्या देखता हूँ। जब भी बारिश होती है यहाँ पे बहुत पानी भरा रहता है और यहाँ पे कोई ना कोई दुर्घटना होती चली जाती है। और आज भी मैंने एक दुर्घटना अपनी आंखों से देखी है। यहाँ पे एक व्यक्ति खत्म हो चुका है, मेरी आंखों के सामने खत्म हुआ है। हालत ये है कि 2 दिन की बारिश में दिल्ली दरिया हो गई, सड़कें समंदर हो गई, राजधानी के अंडरपास लबालब हो गए, कहीं कार डूबी तो कहीं बस डूबी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 में तो गजब हो गया। एक पुलिसकर्मी अपनी कार से जा रहा था, अचानक ही सड़क के बीच जैसे कुआं खुद गया, कार इस कुएं में समा गई। वो तो पुलिसकर्मी का नसीब था कि वो जिंदा बच गया। सोशल मीडिया पर तंज शुरू हो गए। बीजेपी नेता जय पांडा ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली वालों को मुफ्त में सड़कों पर स्विमिंग पूल का आनंद दिलाने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल का दिल्ली वालों को एक और नायाब तोहफा। द्वारका के सेक्टर 18 में नया अंडरपास बनाने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। 2 दिन की बरसात में दिल्ली के मौसम में ठीक से तरावट भी नहीं आ पाई थी कि इस मौज पर जलभराव भारी पड़ गया। जलभराव दिल्ली के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो हर साल बारिश के मौसम में साफ साफ दिखाई देने लगता है। 15 साल की कांग्रेस सरकार हो या करीब 6.5 साल की केजरीवाल सरकार, बारिश में दिल्ली को दरिया बनने से कोई नहीं बचा पाया। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, पहाड़ों पर भी आफत की बरसात हो रही है। जम्मू में तवी नदी लबालब है तो वहीं शहर की कई कॉलोनियां बारिश के पानी में जलमग्न हैं। जोरदार बारिश में 4 मकान भी जमींदोज हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश और बड़े पैमाने पर भूस्खलन से जगह जगह हाईवे बंद हो गया है। आसमान से पानी क्या बरसा, लगा जैसे आफत बरस गई हो।
झमाझम बारिश ने जम्मू को तरबतर कर दिया। तमाम कॉलोनीज में पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर गया। 2 दिनों से तो सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हुए हैं। तेज बारिश में लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। जगह जगह डैमेज हो गया, घरों में नालियां ओवरफ्लो हो गई थी, लोगों के घरों के अंदर पानी वगैरह चला गया था। एक तरफ झमाझम मूसलाधार बारिश और ऊपर से तवी नदी में भी पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते नदी लबालब हो गई है, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए किस तरह ये कार तवी नदी में फंसी है। इस कार के ड्राइवर ने तवी नदी के बहाव को नजरअंदाज किया और जरा सी चूक के चलते चली गई कार पानी में। किसी तरह ड्राइवर तो बच गया, लेकिन ऐसा लगा कि कार तवी नदी में बह ही जाएगी। फिर आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर बुलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को बाहर खींचा। जम्मू की कालका कॉलोनी में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि 4 घर जमींदोज हो गए। घरों का तमाम मलबा नाली के पास पानी में समा गया। लोगों की घर गृहस्थी का कोई सामान नहीं बचा। जम्मू ही नहीं, कश्मीर घाटी में भी झमाझम बारिश हो रही है। अनंतनाग के कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। पानी लोगों के घरों के आसपास तक चला आया है। ये तस्वीरें रजौरी की हैं, जहां अपनी जान जोखिम में डालकर मेडिकल टीम लोगों को टीके लगाने पहुंच रही है। उफनती नदी को ये यूं ही पार कर रहे हैं। इनकी जरा सी भी चूक इन्हें महंगी पड़ सकती है, लेकिन कमर भर पानी में ये एक दूसरे का हाथ थामे नदी को पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी जमकर बारिश हो रही है। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां लगातार 3 दिन से बारिश जारी है। पहाड़ों पर झमाझम बारिश हो रही है, तो वहीं बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है। देखिए किस तरह पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हो चली है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे कई जगह ठप हो गया। उत्तरकाशी में 18 जुलाई को जल प्रलय जैसे हालात बन गए थे। सैलाब में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते 14 संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। 49 घरों को नुकसान पहुंचा है। धनोत्री क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। ग्रामीण परेशान है। आजादी है, पानी की निकासी होनी चाहिए। और हमारे राजदार भगवान नगर कोई बात रात को हो गई, हम लोग कैसे भागेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे हम लोग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बार फिर बारिश ने कहर बरपाया है। भारी बारिश के चलते 2 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए और 10 मकान दरक गए हैं। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। एटा में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर ही वेनिस जैसा दिखने लगा। पानी में डूबा हुआ, थाने में भी घुटने भर पानी भर गया था। वहीं बिहार में बाढ़ ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। कई गांव टापू बन गए हैं। तो दरभंगा में बाढ़ की आफत ऐसी है कि इसमें अंतिम संस्कार करना भी मुसीबत बन गया है। मुश्किलें हो रही हैं। झमाझम बारिश ने यूपी के एटा का हाल क्या कर दिया, ये हम आपको क्या बताएं। ये तस्वीरें ज्यादा अच्छी तरह समझा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर ही जलमग्न हो गया है। सड़कों पर घुटनों भर पानी बहने लगा। लोगों को मुफ्त में अपने शहर में वेनिस का नजारा दिखाई दे रहा है। ये एटा का थाना है। पुलिस अक्सर छापा मारती है। यहाँ तो पानी ने पुलिस थाने में ही छापा मार दिया। ऐसी छापामारी है कि थाने का चप्पा चप्पा डूबा हुआ है। जहाँ मुंशी जी रपट लिखते हैं, उस कमरे में भी पानी भरा है। पुलिसकर्मी खुद घुटने भर पानी में खड़े हैं। यहाँ देखिए, दीवान जी की मोटरसाइकिल स्टार्ट तो है, लेकिन वो खुद बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डर है कि कहीं पानी में लेने के देने न पड़ जाए। ये कृष्ण कन्हैया की नगरी मथुरा का हाल है। यहाँ बलदेव के गांव कारत में नाले जाम है। इस बीच मूसलाधार बारिश हो गई और घर बार जलमग्न हो गए। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। कुछ ऐसा ही हाल अलीगढ़ का है। सरकार की लिस्ट में ये स्मार्ट सिटी है। नगर निगम ने इसे स्मार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहाए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ तो घरों में पानी घुसा हुआ है। जल निकासी के सारे दावे हवा हवाई हो रहे हैं। समस्या देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना सारा पानी भरा हुआ है। इतना हमें सारा सामान ऊपर रखना पड़ रहा है, अपनी टेबल चेयर इन सब के ऊपर। अब आप ये बताइए कि हम टैक्स देते हैं नगर निगम को, वो किस लिए देते हैं। यूपी में बारिश का कहर है तो बिहार में बाढ़ की आफत टलने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें दरभंगा की है, जहां बाढ़ से बेहाल गांवों में अंतिम संस्कार करना भी दुश्वार हो गया है।
पानी के बीच बांस का मचान बनाया गया, उस पर मिट्टी का बेस बनाकर चिता सजानी पड़ी, मुखाग्नि तक नाव में बैठकर देनी पड़ी। लोग आखिर करे भी तो क्या, क्योंकि यहाँ का जो शमशान है वो खुद जलमग्न है। बाढ़ के चलते चंपारण में कई गांव टापू बने हुए हैं। जल जमाव और जल निकासी का हाल देखना हो तो हरियाणा के बहादुरगढ़ के इस अंडरपास को देखिए। ये अंडरपास पानी से लबालब है, इसमें नाव चल रही है। खबर ये भी आई है कि इस अंडरपास में डूबकर एक साइकिल सवार की मौत भी हो गई है। गोताखोर उस शख्स की तलाश में है। आज तक ब्यूरो। अभी बारिश और बाढ़ और कौन कौन से हिस्सों में कहर बनकर बरपेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन वो परेशान करने वाली हैं, आफत को बढ़ाने वाली हैं। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।